नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो एक और न्यू रिक्रूटमेंट लेके आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं ये नई भर्ती क्या है। ये रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, है ना, जो कि मिनरल्स कंपनी है ना, कोल इंडिया लिमिटेड की यानी अनुगामी कंपनी है, यानी टाई अप कंपनी है। इसका शॉर्ट फॉर्म है NCL। तो आइए इसके बारे में अपन डिटेल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं क्या क्या इसमें रिक्रूटमेंट है ना, और कितनी फीस लगेगी, कितने पद है, कहाँ ज्वाइनिंग होगी, है ना। तो ये सारे फैक्ट अपन इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कब हुआ था? तो 6/4/2026 को हो चुका था, है ना। अब आपका कहाँ इसकी भर्ती किस ज़िले में होगी? तो आपका जो सिंगरौली है ना, कोलियरी ज़िला और ज़िला सिंगरौली दोनों, मतलब सिंगरौली ज़िला में होगा। कोलियारी जो भी ग्राम वगैरह है, सिंगरौली कोलियारी, हाँ। तो यहाँ पर आपका ये आपका पदस्थ किया जाएगा आपको, है ना। इसकी योग्यता और इसके बारे में अपन डिटेल समझेंगे, है ना। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इसमें। जैसा कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है तो वो भी देख लेते हैं। इसका फॉर्म स्टार्ट, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो इसका 9/4 से फॉर्म 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं। तो अंतिम तिथि 1/5/2026 या 12 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कहाँ आवेदन करोगे? तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये वेबसाइट दे रखी है। इस पोर्टल पे जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, www.nclcil.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन इसमें। ये तो वो सेम एज इट इज़ रिपीट करा है कि आप 1/5 तक आवेदन कर सकते हो, ना ऐसा ना ऐसा। तो अपन जो जो मेन मेन पॉइंट है वही डिस्कस करेंगे इसमें। सॉरी। अब इसमें भर्ती के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो भर्ती में इन्होंने दे रखा है कि जो तालिका एक क्रम में है, तो ये ऑपरेटर है ना, HEMM ऑपरेटर के पदों के लिए है ना। तो इसमें देख लेते हैं कि कुल कितने क्या पद हैं। तो हर एक मतलब पोस्ट के लिए इन्होंने बैकलॉग भर्ती निकाली गई है। तो इसमें देख लेते हैं कि किसके लिए क्या है। तो जो डंपर ऑपरेटर रहेगा, डंपर चलाने वाले लोग रहते हैं, तो उनके लिए 308 पद है। और 36 आरक्षण में पूर्व सैनिक के लिए 60 पद दे रहे। और ऐसे भी इन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर रखा है, किस कैटेगरी के लिए कितना क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है। ग्रेड ऑपरेटर का 34 पोस्ट है और 6 वो जो पूर्व सैनिक है उनके लिए। वहीं पर डोजर ऑपरेटर की बात करें तो 52 इसमें है और 10 आपके सैनिकों के लिए है। क्रेन ऑपरेटर की बात करें तो 3 इसमें भी है क्रेन ऑपरेटर के लिए, और भी, और 17 ऐसे दे रखा है इन्होंने, है ना। एक सेकंड इसमें देख लेते हैं ना। क्रेन ऑपरेटर में, है ना, 17 टोटल पोस्ट है और 3 सैनिकों के लिए, है ना। पे लोड ऑपरेटर की बात करें तो 18 पोस्ट इसमें है और 3 उन सैनिकों के लिए। सरफेस माइनर ऑपरेटर की बात करें तो 43 पद इसमें है और 8 सैनिकों के लिए। यानी कुल मिलाकर ओवरऑल 472 टोटल पद है और 90 रिजर्व है सैनिकों के लिए। और ऐसे कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डिवाइड कर रखा कि किस कैटेगरी को कितना पद देना है, उसके बारे में भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब देख लेते हैं ख, तालिका ख में, जो कि पैरा मेडिकल संवर्ग पद के लिए है। तो इसमें भी इन्होंने दे रखा है बैकलॉग रिक्तियाँ सहित, दोनों में इन्होंने बैकलॉग भी दे रखा है और यूँ भी दे रखा है, दोनों, है ना। तो आइए इसके बारे में भी अपन समझ लेते हैं। इसमें आपका टोटलिंग, इसमें करीबन करीबन 8 इसमें पोस्ट हैं कि क्या क्या है। तो इसके बारे में भी अपन डिटेल में ही समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे से। तो इसमें स्टाफ नर्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल आपकी पोस्ट की बात करें तो 47 है, यानी 47 है और 4 पुरुष सैनिक के लिए। कैटेगरी वाइज भी इन्होंने अनारक्षित 21 है और अदर जो कैटेगरी है उनमें डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट अगला देख ले, फार्मासिस्ट
जो फार्मासिस्ट रहते हैं उनके लिए केवल 4 पोस्ट है, जिसमें से 3 अनरिजर्व है और एक ओबीसी वालों के लिए है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें, तो है ना तकनीशियन पैथोलॉजिकल प्रशिक्षण के जो ग्रेड सी में ही आते हैं। तो टोटल इसमें भी 12 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है। टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें केवल 2 पोस्ट हैं, और फिजियोथेरेपी की बात करें तो इसमें 4 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन रिफ्रैक्शंस एंड ऑटोमेट्री इसमें केवल एक ही है। तकनीशियन रेडियोग्राफी की बात करें तो इसमें 3 हैं, और जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट की बात करो तो इसमें 75 टोटल पोस्ट है ना। और बाकी इन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आप पूरा नोटिफिकेशन चाहो तो कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, है ना। अब देख लेते हैं दूसरे थर्ड खंड की बात करें, यानी कि तालिका ख की बात करें। इसमें सिविल डिपार्टमेंट के पद होते हैं जिन्हें ओवरसीयर बोलते हैं, है ना। तो इसमें भी बैकलॉग भर्ती हैं, और इसमें देख लेते हैं अपन टोटल कुल बैकलॉग भर्ती है की बात करें तो 30 रहेगी इसमें, सॉरी 1 सेकंड है ना, 30 इसमें टोटल रहेगी। दिव्यांग के लिए 1 है और सैनिक के लिए 2 है। और कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डिवाइड कर रखी है किस में क्या है। तो ओबीसी के लिए 7 है, एसटी के लिए 1 है, और एससी के लिए 6 है, और जो ईडब्ल्यूएस वाले इनके लिए 2 है, और अनरिजर्व में 14 है ना। तो ये है क्रिमिनल वो क्रीमिलियर वाले जो ओबीसी में रहते हैं ना, सॉरी इसमें उनके लिए है ना। ये यहाँ लिखा भी रखा है नॉन क्रिमिलियर वालों के लिए, तो एक पोस्ट इनके लिए भी दे रखा है। तो आगे देख लेते हैं, ये रिजर्व या इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं। तो योग्यता की बात करो, इसकी मानदंड क्या रहेगा वो देख लेते हैं, किस पोस्ट के लिए क्या रहेगा। तो इसमें 1 से लगाकर 6 पोस्ट है, क्या क्या है। तो डंपर ऑपरेटर, ग्रेट ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, और क्रेन ऑपरेटर, पेलोड ऑपरेटर, और सरफेस माइनर ऑपरेटर। इन सभी के लिए क्या योग्यता, तो 2 पैरामीटर दे रखा है इन्होंने। किसी मान्यता प्राप्त राज्य से अधिकृत सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बोर्ड की, यानी कि आप 12th उत्तीर्ण होना चाहिए, 10 12th, और आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का लाइसेंस भी होना चाहिए, आईटीओ द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी हो, है ना। तो ये इसकी योग्यता है। आगे देख लेते हैं अपन इसमें, है ना। नेक्स्ट तो इसमें स्टाफ नर्स की बात कर लेते हैं जो ग्रेड सी में आती हैं। तो इनके लिए आपको 10 12th कंपलसरी है, और उसके बाद आपको अगर नर्सिंग में आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी या मिडवाइफरी कर रखी है जिसमें डिप्लोमा मिलता है आपको, तो भी आप इसमें कर सकते हैं। राज्य में नर्सिंग कौशल से वैध पंजीयन होना चाहिए आपका, ये भी बताया गया है इसमें। फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं ग्रेड सी में, तो इसमें आपसे 12th विज्ञान से होनी चाहिए, उसके बावजूद आपको मान्यता प्राप्त जो भी अपने भारत सरकार से उससे में अगर आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए, सॉरी 1 सेकंड रुकना है, तो डिप्लोमा भी होना चाहिए, है ना। उम्मीदवार के पास फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मेसी कौशल द्वारा प्रदत्त मान्यता रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, आपके पास फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो ये इनका क्राइटेरिया था। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं तकनीकी टेक्नीशियंस एंड जिन्हें पैथोलॉजिकल प्रशिक्षण बोलते हैं, है ना। तो इसके बारे में देख ले, पैथोलॉजी में डिप्लोमा से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, बस इसमें तो ये बताया गया है केवल। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं टेक्नीशियन दंत, जो कि दांत के जो डॉक्टर रहते हैं उनके बारे में। तो इसमें आपका 10 12th इंटरमीडिएट होना चाहिए, दंत चिकित्सा में डिप्लोमा जो कि भारत सरकार से प्राप्त होना चाहिए, यानी कि इसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें फिजियोथेरेपी प्रशिक्षण के लिए 11th नंबर। तो इसमें फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और 3 वर्ष का होना चाहिए। अगला देख लेते हैं इसमें 12 नंबर पे, 1 सेकंड, है ना। तो इसमें टेक्नीशियंस रेफ्रैक्शंस
एंड ऑप्टोमेट्रिक्स। तो इसमें 12th होना चाहिए। अपवर्तन ऑप्टोमेट्री में डिप्लोमा जो कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया, अगर ये है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन रेडियोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो इसमें रेडियोग्राफी में डिप्लोमा जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रदत्त हो। अब अपन देख लेते हैं इसमें 14 नंबर का। तो इसमें है जूनियर टेक्नीशियन जो कि ईसीजी के अंतर्गत आता है। तो उसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें दे रखा कि आपका इंटरमीडिएट या 12 तो एक ही बात है वो तो ईसीजी टेक्नीशियन में जो कि न्यूरो फिजिशियंस के और फिजिशियन के साथ साथ कार्य का 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है, जो कि अस्पताल नर्सिंग होम जिसमें ईसीजी सुविधा उपलब्ध हो वहाँ का 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आपसे। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं सिविल डिपार्टमेंट जो कि ओवरसीयर के नाम से जानते हैं। तो इसमें मान्यता प्राप्त किसी भी मैट्रिक कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त 3 वर्षों का डिप्लोमा कोर्स भी उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला देख लेते हैं। इसमें अब कुछ नहीं है, अब इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा कि क्या क्या है क्या नहीं लगेगा, है ना। तो अपन उनके बारे में तो बाद में देखेंगे, अभी जो खास खास चीज़ें अपन की ज़रूरी वो देख लेते हैं। अब फर्स्ट देख लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी रहती है जिसे अनारक्षित वर्ग बोलते हैं उसको 55% कोटा दिया गया है। ओबीसी वालों को जो कि नॉन क्रीमिलियर है उनको 50% का कोटा दिया गया है इसमें, है ना। फिर अगला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिन्हें एससी एसटी के नाम से जानते हैं उनको 45% का इसमें कोटा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, एक सेकंड, है ना। तो ये वेतन पर्ची वगैरह, है ना, इन पैरामेडिकल स्टाफ के जो कि एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया। और पीडब्ल्यूबीडी की श्रेणी में आरक्षित पद हैं। तो ये उनके बारे में शारीरिक आवश्यकता क्या है, पद में मतलब श्रेणियाँ क्या रहेगी उसके बारे में दे रखा है। तो ये तो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अपन को जो मेजर फैक्ट है वही कवर करेंगे अपन, जो अपने लिए ज़रूरी है। ये शारीरिक मान्य जो दक्षता रहती क्या क्या है तो उनके बारे में इन्होंने बताया है। तो ये कोई काम की चीज़ नहीं है, अभी अपन उसी पे बात करेंगे जो काम की चीज़ है। अब इसमें देख लेते हैं आपकी जो वेतन क्या रहेगा और पद क्या रहेगा। तो ये काम की चीज़ है तो इसमें अपन ध्यान देते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 6 वही फर्स्ट से लगाकर 6 इसका जो वेतन रहेगा किस किस के, डंपर ऑपरेटर, ग्रेड ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, पेलोडर और सरफेस जो कि माइनर ऑपरेटर प्रशिक्षण, इसका रहेगा आपका एक दिन का 1502 रुपये, है ना। ग्रेड श्रेणी 1-1 के अंतर्गत आता है ये। इसमें मतलब आपको एक महीने की सैलरी अप्रोक्सीमेटली 45,000 के ऊपर जाएगी, है ना। आप बल्कि काउंट कर लेना 30 + 1502 रुपये 0.66 करके, है ना। तो उस हिसाब से आप काउंट कर लेना। तो लगभग आपका 45,000 से ऊपर जाएगी। कितना साल की रहेगा आपका प्रशिक्षण इसमें, तो इसमें आपको 3 साल का प्रशिक्षण रहेगा। 3 साल अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको प्रमोशन करके उत्खनन श्रेणी के डी वेतन पदनाम में पदस्थ किया जाएगा, है ना। तो इसमें आपका बिहेवियर वगैरह जो भी आपका है वो चेक किया जाएगा कि आपका मतलब कैसे क्या बर्ताव हुए, रवैये क्या है, काम करने में क्या कैसा क्या है। तो उसके बारे में आपको तो इसके बारे में आपको चेक किया जाएगा। अगर आप उसमें पैरामीटर पर खरा उतरते हो तो आपको उसमें परमानेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं 7 से लगाकर 11 तक की जो श्रेणी है तो उसकी सैलरी क्या रहेगी, हाँ क्या क्या है। तो उसमें आपका आएगा स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन रेडियोग्राफी, पैथोलॉजिकल एंड द फिजियोथेरेपी। तो इन सब ग्रेड सी में के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी सैलरी रहेगी आपकी 47,330 रुपये प्रति माह रहेगी। इसमें ट्रेनिंग आपकी 1 वर्ष की रहेगी। फिर इसमें आपको जो अगर आप इसमें अच्छे से हो जाते तो आपको इसमें
सुपरवाइजरिंग टेक्नीशियंस में नियमितीकरण किया जाएगा। मतलब अगर आप जो भी दिए गए उनके पैरामीटर पर खरा उतरते हो तो आपको फिर नियमित मतलब परमानेंट कर दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें, सॉरी यार, है ना। 12th से लगाकर आपको 14 तक, यानी कि 12 से लगाकर 14 तक के, तो इनमें भी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब सॉरी अलग अलग पदों के लिए दे रखा। कौन सा, जूनियर टेक्नीशियन ईसीजी, टेक्नीशियन रिफ्रैक्शन, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियंस, दंत चिकित्सा जो कि ग्रेड डी में आते हैं, ये ग्रेड डी में कंसिडर होंगे। इनका वेतन रहेगा 47,775 रुपये पर माह रहेगा, जो कि मानसिक वेतन भोगी मूल्य वेतन से रहेगा। इसमें ट्रेनिंग आपकी 3 वर्ष की होगी, उसके उपरांत आपको फिर परमानेंट कर दिया जाएगा। और फिर आगे देख लेते हैं अपन इसमें क्या है। ओवरसीयर यानी जिन्हें अपन सिविल डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, तो इसमें आपको दिया गया है कि T8S ग्रेड सी, तो इसमें आपका मासिक वेतन रहेगा 47,330 रुपये। इसमें भी आपको 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा टेक्निकी एवं सुपरवाइजर ग्रेड सी में। इसमें केवल इसी पद पर रहेंगे आप। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब आयु की बात कर लेते हैं, आयु सीमा क्या रहेगी इसमें, तो वो भी देख लेते हैं, और कब से क्या काउंट होगी वो भी देख लेते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आपकी जो डेट रहेगा 1/5/2026, इसके अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट की जाएगी। क्या रहेगी मैक्सिमम और मिनिमम, तो आपकी न्यूनतम एज रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होगा। और अगर आप इस SC ST में आते हो तो 5 वर्ष रहेगा आपको, और उसके बाद OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो 3 वर्ष रहेगा, जैसा कि गवर्नमेंट रूल के अनुसार। अगर दिव्यांग कोटा में आते हो तो आप भले ही अनारक्षित में हो, EWS में हो, आपको 10 वर्षों का इसमें छूट दी जाएगी दिव्यांग में। और अगर आप OBC वर्ग में हो, नॉन क्रिमिलेयर में, तो 13 वर्ष रहेगा। SC ST में रहो तो 15 वर्ष रहेगा विकलांग कोटे से, है ना। और अगर आप सैनिक में हो तो भी इसका अलग से, पूर्व सैनिक अगर आप हो तो उसमें भी आपको कोटा दिया गया है ना। प्लस इन सभी सेवा में प्रदत्त जो जो आपकी कैटेगरी है उसको +3 कर दीजिए, तो उस हिसाब से आपका मिल जाएगा, है ना, क्या बोले उसको, एज में छूट मिल जाएगी। विभागीय कर्मचारी कोल इंडिया एवं इसकी अनुशंसित कंपनियों के समस्त कर्मचारी, कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी, ये दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट अगला देखें, आरक्षण के बारे में बताया गया, तो जैसा कि अपन ने देख ही रखा है वही है रिजर्वेशन के बारे में, है ना। अब इसमें आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आवेदन जो कि अन्य रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं, EWS में आते हैं, जिन्हें यहाँ लिखा है अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो इनके लिए 1,000 रुपये फीस रहेगी, प्लस GST 180 रुपये रहेगी, है ना। कुल मिलाकर 1,180 रुपये, यानी कि 1,180 रुपये आपको वो मतलब जमा करना पड़ेगा। अगर आप SC ST, अनुसूचित जाति या पूर्व सैनिक, विभागीय कर्मचारी या PWBD विकलांग कैटेगरी का, कहने का मतलब एक SC ST और जो पूर्व सैनिक है, या फिर अब ऑलरेडी डिपार्टमेंट के मेंबर हो आप और विकलांग कैटेगरी में, तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, आप इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। अब आगे देखते हैं, कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई, है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि आप कोई भी मतलब कोई ऐसा चीज़, मतलब ऐसा कोई टर्म कंडीशन से नहीं फुलफिल करते हो, उसके बावजूद भी आपने आवेदन कर दिया या झूठी सूचना दी, या आवेदन करते समय कोई गलत सूचना देकर आप इसमें मान लो कि आयु से संबंधित, आपके योग्यता श्रेणी, है ना, जो क्वालिफिकेशन है उससे, या फिर कास्ट से श्रेणी संबंधित, या फिर आपने जो कहीं प्रशिक्षण लिया है ना, डिप्लोमा डिग्री वगैरह,
तो इनमें अगर आप कहीं गलत झूठी मतलब जानकारी देते हो तो आपको आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये बात इन्होंने मेंशन की और कुछ नहीं। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि आपका चयन कैसे होगा। तो इसमें चयन ये होगा आपका कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले फॉर्म फिल करना रहेगा, उसमें फिर उसके बाद आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाता है ना। और उसमें ये रहेगा आपका फर्स्ट में कि आपको कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा देनी रहेगी जो कि अपन एसएससी में देते हैं और भी अन्य बैंक एग्ज़ामों में देते हैं। तो उसमें जो प्राप्त रहेगा अंक आपको उसके आधार पर आपको चयन किया जाएगा। ये यहाँ लिखा तुलनात्मक अभ्यर्थियों के तुलनात्मक प्राप्तांकों के आधार पर चयन किया जाएगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में, है ना। इसको एक बार और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के तुलनात्मक प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाएगा, है ना। अब इसमें कैसे क्या रहेगा पद प्रशिक्षण के, तो आपका जो जो सॉरी यार आपका ये रहेगा कि इसमें 1.5 घंटे का आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा, है ना। तो उसमें आपको 100 अंक का क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और इसी 100 में आपकी मेरिट बनेगी, इसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। एक प्रश्न रहेगा आपका 1 अंक का, यानी कि 100 टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके, है ना। 100 टोटल क्वेश्चन रहेगा, ये 1 अंक होगा। और हाँ एक बात और है इसमें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक सेकंड पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रखी है। और दूसरी बात ये है इसमें कि आपका दोनों भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका पेपर रहेगा, दोनों भाषाओं का आप इसमें उपयोग कर सकते हो, है ना। पर हालांकि हिंदी संस्करण में त्रुटि के मामले में अंग्रेजी में वैध माना जाएगा। अगर कोई हिंदी में गलत होगा तो इंग्लिश उसका फाइनल रहेगा, है ना। तो ये सभी के अलग अलग पदों के लिए जैसे ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड है ना बी, उनके लिए फिर सेम रहेगा पर थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा। जैसे पैरामेडिकल वर्ग की बात करें तो इसमें भी 90 मिनट का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। पर इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि 70 बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी जो 30 प्रश्न रहेंगे वो जो योग्यता बी खंड से मतलब उनसे संबंधित जो भी आपका व्याकरण तर्क से संबंधित है, तो इसमें अलग अलग रहेगा क्या बताएगा इसमें। जैसे खंड बी में क्या रहेगा तो सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य जागरूकता, तर्क, व्याकरण, शब्दात्मक क्षमता, मानसिक क्षमता, तो ये रहेगा इनमें, है ना। इसमें भी आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, है ना, कोई ऐसा रोल ही नहीं रहे। इसमें भी दोनों लैंग्वेज रहेगी, हिंदी अंग्रेजी, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम ABCD के रूप में संकलित किया गया है, तो वो नीचे देख लेंगे अपन, है ना। तो ये था इसका। और इसका जो फाइनल कट ऑफ आपका तैयार होगा वो इसी मेरिट पैनल के आधार पर चयनित होगा। तो ये इनका था टोटल चयन प्रक्रिया। अब ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा इन शॉर्ट में भी इन्होंने समझा दिया है, जैसे कि समस्त अधिसूचित पद की तरह अधिकतम अंक कितने होंगे 100 रहेंगे। किन किन कैटेगरी वालों के लिए रहेगा तो आपका जो कट ऑफ जो डिसाइड होगा किस आधार पर, तो अनारक्षित और कमजोर वर्ग EWS वर्ग के लिए तो आपको 50% अंक लाना रहेगा कट ऑफ पार करने। फिर इसके बावजूद जो बच्चे हैं SC ST अनुसूचित जाति, पूर्व सैनिक, OBC, EWS और विकलांग, इन सभी के लिए 40 अंक कट ऑफ में निर्धारित किया गया है ना। तो ये था इनका कट ऑफ का फार्मूला के इस हिसाब से आपका चयन किया है। ये जो सामान्य निर्धारण दिया गया है तो इसमें बहुत सारा टर्म कंडीशन दे रखी है इन्होंने, है ना, नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं डिटेल में एक्सप्लेन कराया अपन ने। अब आवेदन कैसे करें इसमें ये देख लेते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना रहेगा, यहाँ से आवेदन ही करना करोगे आप, यहीं पे पेमेंट वगैरह सभी सारा मामला सब फिट नहीं हो जाएगा इसी वेबसाइट पे। अब इसमें एक ये बात है कि इन्होंने दे रखा है कि आपको क्या क्या इसमें होना चाहिए आपके पास।
तो आपके पास रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, हल्का पासपोर्ट आकार का, है ना, जो जिसका फॉर्म जेपीजी होना चाहिए, एक सेकेंड, है ना, जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। 3 हफ्ते पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, इन्होंने के रखा है ना। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, जैसा कि इसमें दे रखा है मैट्रिक, और जो भी आप इसमें स्कैन होगी। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, विकलांग हो तो विकलांगता का होना चाहिए, और अगर ईडब्ल्यूएस या आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो उस एक्ट के बारे में डिटेल में जो भी है वह स्व सत्यापित प्रति अपलोड करनी पड़ेगी आपको। और इन सभी का फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट में बनाना है, ये ध्यान रखना है आपको। अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट्स ये, जैसा कि इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि मान लो ग्रेड सी में आपको, सॉरी ऑपरेटर में है ना, तो इसमें आपको ऐसा है कि 10-12 की मार्कशीट लगेगी आपकी, और ट्रांसपोर्टेशन लाइसेंस लगेगा आपको, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो आरटीओ जारी करता है भारत सरकार का, तो वो लाइसेंस भी लगेगा आपका, जो भी व्हीकल चला रहे हैं उससे रिलेटेड, 4 व्हीलर है ना। तो और नर्सिंग ऑपरेटर के नर्स स्टाफ नर्स की बात करें तो इसमें 12th होना चाहिए, अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से, बीएससी वगैरह होना चाहिए। तो अपन ने इसके बारे में तो पहले ही बात कर ली, इन्होंने तो अब डबल रिपीट कर दिया ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें इंग्लिश वर्जन आ गया है ना, अनुलक्षण नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है। नहीं 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 यार, ये है इसका सिलेबस है, सॉरी। हाँ, तो सिलेबस में तो अपन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी वीडियो। अगर इसका सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं इसमें आपको सिलेबस के बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स रहेगा, किस किस विभाग से क्या रहेगा, तो रीड साइन एंड सिंगल, है ना। तो ये बहुत सारा इसमें तो डिपार्टमेंट दे रखा है, तो इसके बारे में तो छोड़ो, बाद में देखेंगे, है ना। तो चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।